बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर शाहिद मलिक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के कंप्यूटर साइंस पोर्शन को। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कि आपको एक कोड उसने दिया है और आपसे पूछा कि उसकी आउटपुट क्या होगी। तो आइए ज़रा इसकी एग्जीक्यूशन को देखते हैं। सबसे पहली लाइन के ऊपर आप आएँ तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है। क्या मतलब है इसका, कि मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम x होगा, डाटा टाइप उसकी इंट की होगी और वैल्यू जो है उसकी 0 होगी। उसके बाद आपका कंट्रोल मूव हो जाएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे वाइल लूप का हेडर इस्तेमाल हुआ है। अब वाइल लूप के हेडर पे क्या होगा कि ये वाली कंडीशन जो है इसको टेस्ट किया जाएगा। अब इस कंडीशन को अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया है। प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है कि कंडीशन चेक करने से पहले ये क्या करेगा, x की वैल्यू के अंदर a का एडिशन करेगा। इट मीन्स कि x की वैल्यू मेमोरी के अंदर 0 है, 0 के अंदर हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू मेमोरी के अंदर 1 होगी। इट मीन्स कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये आपके पास बन जाएगा 1 <5। अब 1 और <5 का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये कंडीशन किस पे इवैल्यूएट होती है, ये आपकी ट्रू पे इवैल्यूएट होती है। और हमें मालूम है कि जब भी किसी लूप की कंडीशन ट्रू पे इवैल्यूएट हो तो इट मीन्स कि कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, लूप की बॉडी के अंदर। ठीक है, इट मीन्स कि आपका कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लूप की बॉडी के अंदर। अब लूप की बॉडी के अंदर जो पहली इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, x की वैल्यू जो मेमोरी के अंदर है उसके अंदर 1 का एडिशन हो जाएगा। इट मीन्स 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 2। उसके बाद कंट्रोल में हुआ आपकी नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपके पास एक सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो लिखा हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है, x की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। x की वैल्यू मेमोरी के अंदर 2 है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4। इट मीन्स ये 4 जब कैलकुलेट होगा तो ये कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, दोबारा x के अंदर। इट मीन्स के मेमोरी के अंदर x की वैल्यू अपडेट होके 4 हो जाएगी। उसके बाद आगे देखें, लूप की कोई स्टेटमेंट नहीं है तो इट मीन्स कि आपका कंट्रोल जो है दोबारा से लूप की कंडीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब लूप की कंडीशन में देखें, दोबारा से यहाँ पे प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। इट मीन्स कि पहले x की वैल्यू के अंदर 1 का एडिशन होगा तो 4 + 1 कितना हो जाता है, 5। इट मीन्स कि एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगा 5 <5। अब 5 को अगर हम कंपेयर करें 5 के साथ तो हमें मालूम है कि ये इक्वल हैं। ठीक है, इट मीन्स कि 5 जो है वो लेस देन नहीं है 5 से, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपका कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लूप बॉडी के बाहर। अब लूप बॉडी के बाहर अगर कंट्रोल शिफ्ट होगा तो लूप बॉडी के बाहर आपके पास ये वाली प्रिंटफ की स्टेटमेंट है। अब इस प्रिंटफ की स्टेटमेंट को देखें तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू x की वैल्यू जो मेमोरी के अंदर है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो C के अंदर प्रिंटफ को इस्तेमाल करते हैं, C++ के अंदर C आउट को इस्तेमाल करते हैं। उसका सिंटेक्स आपसे लोगों से डिस्कस किया जा चुका है आपके क्लास टीचर्स ने। ठीक है, तो सिर्फ यहीं पे मैं बता रहा हूँ, आगे जो है वो ऑटोमेटिकली आप कंसिडर करें। जो C++ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसकी जगह C आउट की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे और C लैंग्वेज वाले प्रिंटफ की स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे। अब इसके थ्रू x की वैल्यू को प्रिंट करवाया जा रहा है। x की वैल्यू मेमोरी के अंदर 5 है तो आउटपुट के ऊपर आपके पास 5 ही आएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इस केस में वो बीटा दैट इज 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इसकी आउटपुट बतानी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है। इट मीन्स कि मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट होगा, नाम उसका i है, डाटा टाइप उसकी इंटीजर की है और वैल्यू उसके अंदर 0 है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट हुआ आपका स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। अब स्विच स्टेटमेंट के अंदर देखें, आप i की वैल्यू को कंपेयर करेंगे अपनी स्विच स्टेटमेंट के केसेस के साथ।
इट मीन्स कि यहाँ पे आप यूँ कंसिडर कर लें कि यहाँ पे क्या आ गया आपका 0। अब इसके बाद सबसे पहले 0 की वैल्यू जो है वो मैच होगी इस केस के साथ। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो 0 को और करेक्टर कांस्टेंट को आपस में मैच कर बैठेंगे। वो ये समझेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ सेम है, तो वो क्या कर देंगे, वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके ये वाला करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि करेक्टर कांस्टेंट के अंदर 0 जो है और इंटीजर 0 जो है दोनों डिफरेंट है। इट मीन्स कि ये वाला केस मैच नहीं होगा। इट मीन्स उसके बाद कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी करेक्टर कांस्टेंट है और करेक्टर कांस्टेंट कौन सा है, 1 वाला। इट मीन्स यहाँ पे भी केस मैच नहीं हुआ। उसके बाद देखा जाएगा केस कहीं पे भी नहीं है, तो हमें मालूम है कि जब कोई भी केस मैच नहीं होता तो क्या होता है, आपकी डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अब डिफ़ॉल्ट टेबल जो है, डिफ़ॉल्ट टेबल के अंदर देखेंगे तो हमारे पास आगे प्रिंटफ की स्टेटमेंट है और उसके अंदर FSC ICS जो है उसको प्रिंट करवाया जा रहा है। इट मीन्स कि आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर FSC ICS जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसको देखें तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो इट मीन्स चार्ली इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, इन वाइल लूप फिल इन द ब्लैंक कंट्रोल्स दी लूप आइटरेशन। अल्फा ऑप्शन के अंदर कंडीशन है, बीटा के अंदर कीवर्ड वाइल है, चार्ली के अंदर बॉडी ऑफ लूप है, जबकि डेल्टा के अंदर इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो हमसे पूछा है कि वाइल लूप के अंदर जो आपकी ऐसी कौन सी ऑप्शन है, जो गिवन ऑप्शन है उनमें से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो लूप की आइटरेशन को कंट्रोल करती है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि किसी भी लूप के अंदर जो उसकी कंडीशन होती है, कंडीशन के ऊपर उसकी आइटरेशन बेस कर रही होती है। क्या मतलब है इसका, कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका जो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन है वो लूप बॉडी के अंदर शिफ्ट हो जाता है, और इन केस अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो क्या होगा, आपका कंट्रोल जो है लूप बॉडी से वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि इस केस में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास अल्फा है, दैट इज कंडीशन। उसके बाद क्वेश्चन 94 है, इन अ फॉर लूप इफ द कंडीशन इज मिसिंग देन। अल्फा ऑप्शन के अंदर है, इट इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट एंड टेकन टू बी फॉल्स। बीटा के अंदर है, इट इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट एंड टेकन टू बी ट्रू। चार्ली के अंदर है, इट रिजल्ट इन द सिंटेक्स एरर, जबकि डेल्टा के अंदर है, लूप विल बी एग्जीक्यूटेड इनफाइनाइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली वो हमसे पूछ रहा है कि अगर फॉर लूप के अंदर जो उसका हेडर है उसके अंदर से आपकी कंडीशन जो है वो मिस हो जाती है, स्किप हो जाती है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट हमें मालूम है कि फॉर लूप हेडर के अंदर अगर कंडीशन जो है वो आपकी स्किप हो जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम अज्यूम करते हैं कि वो कंडीशन प्रेजेंट है और वो कंडीशन ट्रू है। इट मीन्स कि इस केस में हमारे पास जो बीटा है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब इसमें से अक्सर स्टूडेंट जो है वो ये चीज़ कंसिडर करेंगे कि सर जब भी आपकी लूप की कंडीशन जो है वो स्किप की जाती है आपके फॉर लूप में से, तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि वो लूप इन्फिनिट लूप भी बन जाता है। तो यहाँ पे हमने डेल्टा ऑप्शन जो है उसको करेक्ट क्यों नहीं किया, तो स्टूडेंट्स उसकी वजह ये है कि हमने ये चीज़ देखनी है कि हर केस के अंदर आपकी जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होती है। आप दो कोड्स कंसिडर कर लें, एक कोड के अंदर आपने ब्रेक की स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं की और एक कोड वो जिसके अंदर आपने ब्रेक की स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया है, कंडीशन ऊपर से आपने स्किप कर दी है। अब आप बीटा और डेल्टा दोनों को देखें, दोनों में से कौन सी ऐसी ऑप्शन होगी जो हर हाल के अंदर ट्रू है, और वो कौन सी होगी, वो आपके पास बीटा ही है कि आपकी जो लूप की जो कंडीशन है वो अज्यूम की जाएगी कि वो प्रेजेंट है और साथ में उसको ट्रू भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास बीटा जो है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 95 है, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। आपके पास प्रिंटफ की स्टेटमेंट है और हमने क्या करना है, उसकी आउटपुट बतानी है, और उसके आगे हमने एक कमेंट में लिखा हुआ है इज सेम एज सी आउट, और आगे सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन है। तो दोनों का बिहेवियर जो है सेम ही होगा। तो आइए ज़रा हम इसके बिहेवियर को देखते हैं। सबसे पहले प्रिंटफ के अंदर देखें, आपके पास स्ट्रिंग के अंदर ये लिखा हुआ, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, पहले एम प्रिंट होगा, एम के बाद आपका एस प्रिंट होगा। जब एस प्रिंट होगा ना तो आपका कर्सर होगा इस जगह के ऊपर। ठीक है, अब आगे आपके पास एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कौन सा आ रहा है, बैक स्लैश का, सॉरी बैक स्लैश बी का। ठीक है, बैक स्लैश बी जो है वो आपका बैक स्पेस के लिए होता है। इट मीन्स कि ये क्या करेगा, ये कर्सर को एक कैरेक्टर पीछे की जानिब मूव कर देगा। उसके बाद सिंपली क्या होगा, आपका नेक्स्ट एस जो है वो प्रिंट हो रहा है, तो वो एस जो है वो इस एस के ऊपर
ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि कर्सर उसके बाद ओवरराइट करने के बाद कहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस जगह के ऊपर। उसके बाद आपका नेक्स्ट सी जो है वो प्रिंट होगा, सी आ गया आपका इस जगह पे, तो कर्सर आपका मूव हो जाएगा नेक्स्ट जगह पे। उसके बाद दोबारा एस प्रिंट करवा रहे हैं, तो एस आपका दोबारा इस जगह पे आ गया और कर्सर कहाँ पे मूव कर गया, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। उसके बाद दोबारा बैकस्लैश बी का एस्केप सीक्वेंस करैक्टर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इट मीन्स के कर्सर कहाँ पे मूव हो जाएगा, एक पॉइंट पीछे की जाने। उसके बाद सिंपली क्या हो रहा है, आपने आई को प्रिंट करवाया, अब ये आई जो है ये आपके एस को ओवरराइट कर रहा है। इट मीन्स के यहाँ पे आई जो है वो प्रिंट हो जाएगा और आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव कर जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने टी को प्रिंट करवाया है, तो टी को प्रिंट करवाने से क्या होगा कि आपका टी इस जगह पर प्रिंट होगा और कर्सर मूव कर जाएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। आगे कोई चीज़ नहीं है, तो आपकी आउटपुट के ऊपर सिर्फ MSCIT जो है वही प्रिंट हुआ नजर आएगा। आप इसको देखें तो ये आपके पास 4 ही ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 4 ही हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 96 है, द एक्सटेंशन ऑफ सी सोर्स प्रोग्राम इज। अल्फा ऑप्शन के अंदर .h है, बीटा के अंदर .c है, चार्ली के अंदर .obj है, जबकि डेल्टा के अंदर .txt है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली हमसे पूछ रहा है कि सोर्स प्रोग्राम, सी सोर्स प्रोग्राम के अंदर जो एक्सटेंशन है वो कौन सी होती है। तो हमें मालूम है कि सी का जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसकी एक्सटेंशन .c है। अगर सिमिलरली C++ का सोर्स प्रोग्राम होगा तो उसकी एक्सटेंशन .cpp होगी। अब क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ हमसे सी के सोर्स प्रोग्राम के हवाले से पूछा था, इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास .c जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। .h जो है वो हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है, .obj जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है और .txt ये सिंपली आपकी किसी टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमसे कहा जा रहा है उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। अब इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेंड्स हैं वो हमारे पास 11 है, 5 है और 2 है। और ऑपरेटर्स को देखा जाए तो ऑपरेटर हमारे पास एक डिवीजन ऑपरेटर है और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टेबल अगर हम इस्तेमाल करें तो दोनों की प्रायोरिटी हमारे पास सेम आती है। अब दोनों में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये अवेलेबल है, तो इट मीन्स कि 11 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 2 क्वोशंट आएगा, ठीक है। उसके बाद एक ही ऑपरेटर आएगा मल्टीप्लिकेशन का, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इट मीन्स कि 4 ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो बीटा इस केस में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, which of the following format specify is used for character type data। अल्फा ऑप्शन के अंदर %d है, बीटा के अंदर %s है, चार्ली के अंदर %c है, जबकि डेल्टा के अंदर %f है। अब क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली हमसे पूछा है कि जो गिवन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो करेक्टर टाइप के डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि करेक्टर टाइप के डाटा के लिए हम %c फॉर्मेट स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हैं। अब अल्फा ऑप्शन के अंदर जो %d लिखा हुआ है ये एक्चुअली आपके इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल होता है, बीटा के अंदर %s जो लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और डेल्टा के अंदर %f लिखा हुआ है ये आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इट मीन इस केस में हमारे पास चार्ली दैट इज %c जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, द एस्केप सीक्वेंस फॉर बैकस्लैश इन c इज। अल्फा के अंदर सिंगल बैकस्लैश है, बीटा के अंदर /b है, चार्ली के अंदर 2 डबल ब्लैक स्लैशेज हैं, जबकि डेल्टा के अंदर /t है। अब क्वेश्चन के अंदर सिंपली वो हमसे पूछ रहा है कि सी के अंदर अगर आपने बैकस्लैश जो है उसको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम कौन सा एस्केप सीक्वेंस करैक्टर जो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि सी के अंदर या C++ के अंदर जो बैकस्लैश है, बैकस्लैश के लिए हम 2 बैकस्लैशेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट मीन कि इस केस में हमारे पास चार्ली जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास, विच वन इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। अल्फा ऑप्शन के अंदर सिलेक्शन है, बीटा के अंदर सीक्वेंस है, चार्ली के अंदर रेपिटेशन है, जबकि डेल्टा के अंदर ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली हमसे पूछा है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि हमारे पास टोटल 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, एक हमारे पास सीक्वेंस है, एक सिलेक्शन है और एक रेपिटेशन है। तो इट मीन यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो डेल्टा होगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके पास एक कोड गिवन है और हमने क्या करना है, उसकी आउटपुट बतानी है। अब इस कोड का आप देखें तो सबसे पहली लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, वेरिएबल्स को एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया जा रहा है। इट मीन्स इंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट होगा, नाम उसका ए होगा और वैल्यू उसकी 9 होगी। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट हो गया आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करवाई जा रही है। इट मीन्स मेमोरी के अंदर एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका नाम x है और उसकी डाटा टाइप जो है वो आपके पास फ्लोट की है, और वैल्यू जो है उसके अंदर अभी कोई रैंडम या गार्बेज वैल्यू जो है वो पड़ी हुई, क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट होगा आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब इसके अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो इस्तेमाल किया गया। अब इसमें a की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अब यहाँ पे a की वैल्यू 9 है जो कि इंटीजर टाइप की है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि एक इंटीजर एक्सप्रेशन है ये। अब 4 को क्या कर रहा है कि वो x वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। अब x जो है वो तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली उसकी टाइप कास्टिंग होगी और ये 4 जो है ये आपका डेसिमल वैल्यू के साथ स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू चेंज होकर 4 पॉइंट अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक हम 0 जो है लगाएंगे और ये जो है ये आपका इस x की जगह पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सिंपली कंट्रोल शिफ्ट होगा आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर। नेक्स्ट लाइन में इस प्रिंट के अंदर इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू हम x की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। x की वैल्यू मेमोरी के अंदर ये वाली है, तो इट मीन्स यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको देखें तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो अल्फा इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है हमारे पास। यहाँ पे भी हमारे पास एक कोड गिवन है और हमने क्या करना है, उसकी आउटपुट को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कोड है उसमें सबसे पहले हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट होगा, डाटा टाइप उसकी इंटीजर की होगी, वेरिएबल का नाम c है और वैल्यू इसमें कौन से स्टोर करवा रहे हैं हम 1। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल है वहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन करवाई जा रही है, वो भी इंटीजर टाइप का है, उसका नाम no है और उसकी वैल्यू जो है वो 10 है। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल आपका शिफ्ट होगा इस लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डू की स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है और डू जो है वो हमें मालूम है कि वाइल स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल होता है डू वाइल लूप के अंदर। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, अनकंडीशनली आपका कंट्रोल मूव हो जाएगा इस लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट किसके इक्वलेंट है, NO इक्वल्स टू NO डिवाइडेड बाय माइनस माइनस C। क्या मतलब है इसका कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन के अंदर हम देखें हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और एक आपके पास डिवीजन ऑपरेटर है। अब प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो किसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर। इट मीन्स कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आपका जो एक्सप्रेशन है ऑपरेटर है डिवीजन का वो एवेलुएट होगा। अब इसको देखें तो ये क्या करता है, ये आपकी सी की मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर में से एक माइनस कर देगा। अब मेमोरी के अंदर सी की वैल्यू 1 है तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाता है NO इक्वल्स टू NO डिवाइडेड बाय 0। अब किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें मालूम है कि वो आपके पास इन्फिनिट आता है और इन्फिनिट को आपका कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकता। अब ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसको कंप्यूटर हैंडल ना कर सके उस केस में क्या होता है, वो आपकी इलीगल इंस्ट्रक्शन कहलाती है। और जब भी हम कंप्यूटर को इलीगल इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उससे क्या होता है, आपका एक रन टाइम एरर जो है वो जनरेट होता है। इट मीन्स कि इस केस में आपका एक रन टाइम एरर जनरेट होगा और डेल्टा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सी वेरिएबल नेम। अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा के अंदर आपके पास डिफरेंट वेरिएबल के नाम लिखे हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन वेरिएबल नेम्स है उनमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल नेम है जो कि वैलिड है। अब स्टूडेंट जब भी आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको वेरिएबल्स के नेमिंग रूल्स का पता होना चाहिए। वो क्या है, उसमें हमारे पास ये है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है।
वेरिएबल नाम के अंदर कोई भी स्पेस नहीं होती, कोई भी कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते और कोई भी स्पेशल सिंबल जो है उनको इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अब इन्हीं वेरिएबल्स के जो नेमिंग रूल्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी ऑप्शंस वो देखेंगे। अब अगर हम अल्फ़ा ऑप्शन को देखें तो अल्फ़ा ऑप्शन के अंदर फर्स्ट लेटर जो है वो आपका अल्फ़ाबेट है, स्पेस भी कोई नहीं है, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर कोई स्पेशल सिंबल भी इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई कीवर्ड भी इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इट मीन ये आपका वैलिड वेरिएबल नेम है। अब क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उसने हमें कहा है कि वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा नहीं है, तो इट मीन्स कि अल्फ़ा जो है वो हमारा इनकरेक्ट आंसर होगा। बीटा को देखें तो बीटा में रेट लिखा हुआ है, रेट में ना तो कोई कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ना कोई स्पेशल सिंबल इस्तेमाल हो रहा है, ना कोई स्पेस इस्तेमाल हो रही है, और पहला लेटर जो है वो भी अल्फ़ाबेट है। चार्ली के अंदर वेरिएबल अंडरस्कोर काउंट है, स्पेशल सिंबल सिर्फ अंडरस्कोर इस्तेमाल हुआ है, स्पेस भी इस्तेमाल नहीं हुई, कीवर्ड भी इस्तेमाल नहीं हुआ, और पहला लेटर जो है वो भी एक अल्फ़ाबेट है। इट मीन्स कि ये भी आपका वैलिड वेरिएबल नेम है। अब डेल्टा को देखें तो डेल्टा में डॉलर साइन और आगे मेन लिखा हुआ है। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है स्पेशल सिंबल के साथ, और हमें कहा था कि आपका कोई भी वेरिएबल नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर हो सकता है। इट मीन्स कि इस पहली ही कंडीशन के ऊपर आपका जो डेल्टा के अंदर वेरिएबल का नाम लिखा है वो आपका फॉल्स हो जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हमसे पूछा था कि वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा नहीं है, तो इट मीन्स इस केस में हमारे पास जो डेल्टा है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, विच लूप इज मोस्ट सुटेबल टू फर्स्ट परफॉर्म द ऑपरेशन एंड देन टेस्ट द कंडीशन। अल्फा ऑप्शन के अंदर फॉर लूप है, बीटा के अंदर वाइल लूप है, चार्ली के अंदर डू वाइल लूप है, जबकि डेल्टा के अंदर नन ऑफ दीज है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली हमसे पूछा है कि जो गिवन लूप्स हैं उनमें से कौन सी ऐसी लूप जो है वो सूटेबल है जो पहले ऑपरेशन को परफॉर्म करे और उसके बाद जो कंडीशन है उसको टेस्ट करे। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि हमने 3 लूप्स पढ़ रखी हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक लूप है डू वाइल लूप। ये लूप ऐसी लूप है जिसके अंदर ऑपरेशन को पहले परफॉर्म किया जाता है और टेस्ट को एट दी एंड किया जाता है। दैट्स वाई इस लूप को हम बॉटम टेस्टिंग लूप भी कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास चार्ली जो है दैट इज डू वाइल लूप वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, एन असेंबली लैंग्वेज यूजर। अल्फा ऑप्शन के अंदर इंग्लिश वर्ड्स है, बीटा के अंदर निमोनिक कोड्स है, चार्ली के अंदर जीरोज एंड वंस है, जबकि डेल्टा के अंदर बाइनरी डिजिट्स हैं। अब क्वेश्चन के अंदर असेंबली हमसे पूछा है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो गिवन ऑप्शन में से किसको इस्तेमाल करती है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम निमोनिक कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो होते हैं वो तो आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और 1 और 0 जो है जिनको हम बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं वो आपकी मशीन लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो इट मीन्स इस केस में हमारे पास बीटा जो है वही करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है, केस सेंसिटिवनेस मीन्स। अल्फा ऑप्शन के अंदर है अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर ऑलवेज इक्वली ट्रीटेड, बीटा के अंदर है अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट, चार्ली के अंदर है अपर एंड लोअर केस लेटर्स कैन बी ट्रीटेड इक्वली और डिस्टिंक्टली, जबकि डेल्टा के अंदर है नन ऑफ देम। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली हमसे पूछा है कि केस सेंसिटिवनेस जो है वो क्या होती है। केस सेंसिटिवनेस का मतलब ये है कि अगर आप अपर केस लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं और लोअर केस लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं तो दोनों को हमेशा डिस्टिंक्ट कंसिडर किया जाता है। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारी सी लैंग्वेज जो है वो भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या मतलब है इसका कि अगर हमने एक वेरिएबल नेम एज का दिया है और वो सारे के सारे अपर केस लेटर्स के अंदर लिखे हुए हैं, सिमिलरली एक दूसरा वेरिएबल है उसका नाम भी एज ही है लेकिन वो सारे के सारे लेटर्स है वो लोअर केस लेटर्स के अंदर लिखे गए हैं, तो ये दोनों जो है वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को केस सेंसिटिवनेस कहा जाता है। तो इट मीन इस केस में हमारे पास जो है वो बीटा आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है, द बॉटम टेस्टिंग लूप इज अनदर नेम फॉर फिल इन द ब्लैंक लूप। अल्फा ऑप्शन के अंदर फॉर है, बीटा के अंदर वाइल है, चार्ली के अंदर नेस्टेड लूप है, जबकि डेल्टा के अंदर डू वाइल लूप है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली हमसे पूछा है कि जो गिवन लूप्स हैं उनमें से कौन सी ऐसी लूप है जिसको हम बॉटम टेस्टिंग लूप के नाम से जानते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 104 के अंदर देख के आए हैं कि डू वाइल लूप जो है उसको हम बॉटम टेस्टिंग लूप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आपका जो एक्सप्रेशन है कंडीशन का वो आपका एट दी एंड या बॉटम के ऊपर टेस्ट किया जाता है, इस वजह से हम उसको बॉटम टेस्टिंग लूप भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर ओनली वर्क्स विद द इंट डाटा टाइप। अल्फा ऑप्शन के अंदर मॉडुलस ऑपरेटर है, बीटा के अंदर डिवीजन ऑपरेटर है, चार्ली के अंदर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, जबकि डेल्टा के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर है।
अब क्वेश्चन के अंदर सिंपली हमसे पूछा है कि जो गिवन ऑपरेटर्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि मॉडुलस ऑपरेटर जो है जिसके हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं और इसको हम परसेंटेज सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑपरेटर आपका ऐसा ऑपरेटर है जो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटीजर्स के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करता है। तो इट मीन इस केस में हमारे पास अल्फा जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बीटा के अंदर डिवीजन ऑपरेटर है, ये डिवीजन करने के लिए इस्तेमाल होता है। चार्ली के अंदर लॉजिकल नॉट है, लॉजिकल नॉट क्या करेगा, आपका ट्रू रिजल्ट को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा और फॉल्स को ट्रू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जबकि डेल्टा के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। अल्फा ऑप्शन के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर है, बीटा के अंदर लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, चार्ली के अंदर नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर है, जबकि डेल्टा के अंदर यूनरी एंड ऑपरेटर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो सिंपली हमसे पूछ रहा है कि आपके पास जो गिवन ऑपरेटर्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो कि रिलेशनल ऑपरेटर है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास टोटल 6 हैं, जिसमें हमारे पास लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। तो अब इसमें देखें यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर है हमारे पास इस्तेमाल हुआ हुआ ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो इट मीन सी इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन द ईयर। अल्फा ऑप्शन के अंदर 1970 है, बीटा के अंदर 1972 है, चार्ली के अंदर 1976 है, जबकि डेल्टा के अंदर 1995 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे हमसे पूछा कि सी लैंग्वेज को किस ईयर के अंदर डेवलप किया गया। तो जब भी हमने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ वाज़ेह है कि सी लैंग्वेज को डेनिस रिचे ने 1972 के अंदर डेवलप किया था। तो इट मीन इस केस में हमारे पास बीटा जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है, द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन के अंदर ऑब्जेक्ट कोड है, बीटा के अंदर सोर्स कोड है, चार्ली के अंदर लिंक्ड कोड है, जबकि डेल्टा के अंदर नन ऑफ चीज़ है। क्वेश्चन के अंदर वो सिंपली हमसे पूछा कि जो कंपाइलर है उसकी आउटपुट क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि कंपाइलर की जो इनपुट होती है ना वो आपकी सोर्स कोड कहलाती है और जो उसकी आउटपुट होती है वो आपकी ऑब्जेक्ट कोड कहलाती है। सी लैंग्वेज के केस के अंदर सोर्स कोड जो है, सोर्स कोड वाली जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन .c होगी और ऑब्जेक्ट कोड की जो एक्सटेंशन है वो .obj होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर उसने क्योंकि हमसे आउटपुट के बारे में पूछा था तो आउटपुट हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड ही आएगा और ऑब्जेक्ट कोड जो है हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो अल्फा इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 112 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाइलर डायरेक्टिव। अल्फा ऑप्शन के अंदर हैश इंक्लूड है, बीटा के अंदर यूजिंग नेम स्पेस है, चार्ली के अंदर मेन है, जबकि डेल्टा के अंदर printf फंक्शन है। अब क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली हमसे पूछा है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि कंपाइलर डायरेक्टिव की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि कंपाइलर डायरेक्टिव जितने भी हैं वो हमेशा हैश सिंबल से बिगिन करते हैं या उससे स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के अंदर देखेंगे कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो हैश सिंबल से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास सी की ऑप्शन है हैश इंक्लूड, और हैश इंक्लूड को हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में हमारे पास अल्फा जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है, द लेफ्ट साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट मस्ट बी अ। अल्फा ऑप्शन के अंदर वेरिएबल है, बीटा के अंदर कांस्टेंट है, चार्ली के अंदर एक्सप्रेशन है, जबकि डेल्टा के अंदर वैल्यू है। अब क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली हमसे पूछा है कि आपके पास एक असाइनमेंट की स्टेटमेंट है, उसके अंदर जो लेफ्ट साइड है उस पर क्या चीज़ होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि जब भी हम एक असाइनमेंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर इक्वल टू या असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एल वैल्यू होती है और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे आर वैल्यू होती है। स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने पल्ले बांध लेनी है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमेशा वेरिएबल आ सकता है और कोई चीज़ नहीं आ सकती, जबकि राइट हैंड साइड पे आपका वेरिएबल भी आ सकता है, आपका एक्सप्रेशन भी आ सकता है और आपका कांस्टेंट भी आ सकता है। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने लेफ्ट साइड का पूछा था तो लेफ्ट साइड के हवाले से हमारा वेरिएबल जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 है, देयर आर फिल इन द ब्लैंक टाइप्स ऑफ फंक्शन। अल्फा के अंदर 1 है, बीटा के अंदर 2 है, चार्ली के अंदर 3 है, जबकि डेल्टा के अंदर 4 है। अब क्वेश्चन के अंदर सिंपली उससे हमसे पूछा है कि आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने हैं। तो हमें मालूम है कि हमारे पास 2 टाइप्स के फंक्शन हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। और ये हमने जब आपको प्रिंटफ और स्कैनफ वगैरह पढ़ाया था वहाँ पे आपको बताया गया था कि ये आपके बिल्ट इन फंक्शन था और इसकी फर्दर टाइप्स भी आपको डिस्कस की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, इन C++ लैंग्वेज द कमेंट्स आर रिटन इन प्रोग्राम बिटवीन।
अल्फा ऑप्शन के अंदर ब्रेसेस है, बीटा के अंदर और चार्ली के अंदर जो है वो आपका फॉरवर्ड स्लैश और स्टार की कम्बिनेशन को इस्तेमाल किया गया, जबकि डेल्टा के अंदर आपके पास एंगल ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया गया। अब क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली हमसे पूछा है कि जो C++ लैंग्वेज है उसमें कमेंट्स किन चीज़ों के दरमियान में लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कमेंट्स जो हैं वो C++ के अंदर दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और एक मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट हमेशा दो फॉरवर्ड स्लैशेस से स्टार्ट होते हैं और आपने जिस टेक्स्ट को कमेंट करना होता है उसको इसके बाद में लिख देते हैं। उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट की बारी आती है। मल्टी लाइन कमेंट जो है वो स्टार्ट होता है एक फॉरवर्ड स्लैश से और उसके बाद आपके पास स्टार का सिंबल आता है। उसके बाद इस जगह पे आपके कमेंट आएंगे और उसको हम एंड करेंगे स्टार सिंबल और आगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये वाली ऑप्शन मौजूद है तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116 है, द स्टेटमेंट प्रिंट एफ विल प्रिंट। आपके पास एक स्टेटमेंट है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये क्या चीज़ प्रिंट करेगी। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, इंटीजर डिवीजन हो रही है। यहाँ पे आपके पास एक इंटीजर आ जाएगा लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफाइड है वहाँ पे %f लिखा हुआ है। अब इंटीजर तो %f के थ्रू जो है वो प्रिंट हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए एक रूल है कि जब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर और आर्गूमेंट की जो टाइप है वो मिसमैच हो जाए तो आपका कंपाइलर जो है वो अनडिफाइंड बिहेवियर शो करता है। अनडिफाइंड बिहेवियर का मतलब ये है कि जो आउटपुट आनी चाहिए वो एक्चुअल में आउटपुट नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये आपका एक लॉजिकल एरर होता है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो है नन ऑफ दीज है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड केस स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट। अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा के अंदर केस के डिफरेंट लेबल देखे और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो वैलिड केस लेबल है वो कौन सा है। तो केस लेबल का जो सिंटेक्स है वो हमारे पास ये है कि सबसे पहले हमारे पास केस का कीवर्ड आता है, उसके बाद इंटीजर या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट हम लिखते हैं और उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं आपके कॉलन सिंबल के साथ। अब अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा के अंदर देखें तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जिसमें सबसे पहले हमारे पास केस का कीवर्ड है, उसके बाद एक इंटीजर आया है और आगे उसको कॉलन के साथ हम टर्मिनेट कर रहे हैं। आप बीटा और डेल्टा को देखें वो तो कॉलन पर टर्मिनेट ही नहीं हो रहे। चार्ली के अंदर जो है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं है, वो एक्चुअली आपके पास स्ट्रिंग है। तो आपके पास एक ही जो है वो करेक्ट ऑप्शन बची है जो कि अल्फा, दैट इज केस 1। तो अल्फा इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा जी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है हमारे पास, इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। आपके पास एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है और हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। इसके अकॉर्डिंगली हमें बताएं कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशनल एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है। कंडीशनल एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले कंडीशन आती है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है, फिर आगे आपके पास एक्सप्रेशन नंबर 1 आता है कॉलन के साथ, फिर सेपरेट करते हैं हम एक्सप्रेशन नंबर 2 को और आगे सेमीकोलन आ जाता है। अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू पे इवैल्यूएट हो तो एक्सप्रेशन 1 जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन इन केस अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स पे इवैल्यूएट हो तो आपका कॉलन के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज एक्सप्रेशन नंबर 2 वो आपका एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे देखें, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। कंडीशन में क्या है हमारे पास, x ग्रेटर देन y, इट मीन्स 2 ग्रेटर देन y, सॉरी 3। अब ये एक्सप्रेशन जो है क्योंकि 2 जो है 3 से लेस है, ये एक्सप्रेशन किस पे इवैल्यूएट होगा, फॉल्स पे। तो फॉल्स का मतलब ये है कि कॉलन के बाद वाला, कॉलन के बाद हमारे पास लिखा हुआ है x मल्टीप्लाइड बाई 2। x की वैल्यू को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। अब 6 को देखें तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो अल्फा इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 119 है, लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन के अंदर कम्प्लेक्स लूप है, बीटा के अंदर रनिंग लूप है, चार्ली के अंदर इन्फिनिट लूप है, जबकि डेल्टा के अंदर नेस्टेड लूप है। अब क्वेश्चन के अंदर वो सिंपली हमसे पूछा है कि जब हम एक लूप को किसी दूसरे लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है। एक लूप किसी दूसरे लूप के अंदर हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको स्टूडेंट्स हम नेस्टेड लूप बोलते हैं और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर लूप के अंदर वाइल लूप को इस्तेमाल किया है तो वाइल लूप जो इनर लूप होगा उसको हम नेस्टेड लूप बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 120 है, वन एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप इज नोन एज। अल्फा ऑप्शन के अंदर साइकिल है, बीटा के अंदर ड्यूरेशन है, चार्ली के अंदर आइटरेशन है, जबकि डेल्टा के अंदर टेस्ट है।
अब क्वेश्चन के अंदर भी सिंपली हमसे पूछा है कि आपके पास लूप की जो एक एग्जीक्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हमें मालूम है कि सिंपली उसकी डेफिनेशन पूछी जा रही है, तो लूप की एक एग्जीक्यूशन को हम आइटरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स इस केस में हमारे पास 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।